हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक टेक्निक। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता ही है, मेरी सीएसएस की सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है और मैंने फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन पर बनाई थी आपने देखी होगी। आज से मैं दूसरी वीडियो के साथ स्टार्ट करता हूँ, जो कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो सीएसएस सिंटैक्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए, कैसे आप सीएसएस अप्लाई करते हो, क्योंकि कभी भी क्या रहता है, वो सिंटैक्स प्रॉपर नहीं होता है तो जो आपका जब रेंडर करते हैं आप तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है। तो आप सोचते हो क्यों नहीं प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो उसके लिए आपको सिंटैक्स को क्लेरिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीएसएस से सिंटैक्स के बारे में। सीएसएस रूल कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक। ठीक है, सीएसएस तब हम लोग अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल या इनलाइन या इंटरनल। तीन, वैसे कि आपको पता ही है, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको HTML सीरीज में भी मैंने आपको बताया है कि सीएसएस आप तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट वन इज इनलाइन। ठीक है, आप इनलाइन के थ्रू कर सकते हो, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट में जाके आप सीएसएस को अप्लाई कर सकते हो। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है इंटरनली आप कर सकते हो। इंटरनली मतलब आप एंड ऑफ द हेड टैग के एंड से ऊपर आप स्टाइलिंग कर सकते हो। स्टाइल टैग लिख के सीएसएस आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक और लास्ट तरीका जो होता है, एक लास्ट तरीका जो है आपको अप्लाई करने का, वो है आप एक्सटर्नल बनाओ। एक फाइल क्रिएट कर दो css के नाम से, आप कोई भी नाम दे सकते हो उसको। mystyling.css के नाम से आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो css के फोल्डर में। वहाँ से आप क्या करोगे, अपनी पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हो। तो आई थिंक ज़्यादातर जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सटर्नली फाइल क्रिएट करो। अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करना है, इसको डेकोरेट करना है विद द हेल्प ऑफ सीएसएस, तो आप एक्सटर्नल फाइल ही क्रिएट करो। वो किससे क्या रहता है कि आप पूरी वेबसाइट को मैनिपुलेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। चलिए, ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि हम लोग आज की जो वीडियो है वो सिंटैक्स के बारे में है, तो हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंटैक्स को कैसे आप देख सकते हो, आपको जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक स्लाइड बनी हुई है सीएसएस सिंटैक्स के नाम से। ठीक है, तो मैं तो पहले ये बता दूं, सबसे पहले अगर आपने HTML में एक एलिमेंट लिखा है, सपोज आपने H1 एलिमेंट लिखा है या पैराग्राफ एलिमेंट लिखना है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको सीएसएस अप्लाई करनी है। सपोज आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या उसको में कलरिंग करनी है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो कैसे करोगे, कैसे अप्लाई करोगे? तो वो करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप सिलेक्ट करते हो अप्लाई करने के लिए, सपोज आपने H1 को सिलेक्ट किया, हेडिंग को, H1 हेडिंग को आपने सेलेक्ट किया, तो जो आपने सेलेक्ट किया ना, H1 आपका क्या कहलाएगा, सेलेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेलेक्टर। आपका क्या कहलाएगा? ये सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब सिलेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेशन बॉक्स में डिक्लेरेशन देते हैं। डिक्लेरेशन बॉक्स क्या होता है, आप देख रहे होगे, जो कर्ली ब्रेसेस के ओपनिंग से एंड तक के जितना भी पोर्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन बॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डिक्लेरेशन बॉक्स। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप दो चीज़ें डिक्लेरेशन में, अब डिक्लेरेशन प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज़ ये कि डिक्लेरेशन की सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दो तरीके से अप्लाई होता है, एक तो प्रॉपर्टी एंड द सेकंड वन इज वैल्यू। पहले आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जैसे सपोज आपको कलर प्रोवाइड करना है, कलर आपको ब्लू प्रोवाइड करना है, तो कलर आप लिखोगे, फिर आप क्या लिखो, कोलन लगाओगे। क्या लगाओगे? कोलन, डबल डॉट, ऊपर नीचे, कोलन को कहते हैं। ठीक है, आप कोलन अप्लाई करो, फिर वैल्यू अप्लाई करो। वैल्यू आप मान लो, अगर आपने कलर दिया और फिर कोलन दिया, ब्लू दे दिया, ठीक है, तो जो कलर है, कलर आपका क्या होगा, प्रॉपर्टी होगी, और जो आपने जो कलर उसको असाइन किया वो आपका होगा वैल्यू। ठीक है, तो इसी को डिक्लेरेशन कहते हैं। उसी तरीके से अगर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, आप पर्टिकुलर टेक्स्ट का, पैराग्राफ का या हेडिंग का, तो आप फॉन्ट साइज लिखोगे, उसके बाद आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो जो फॉन्ट साइज होगा वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी प्रॉपर्टी कहलाएगी, और जो वैल्यू होगा वो आपकी वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो ये होता है। तो
द मल्टीपल डिक्लेरेशन जो होते हैं, मल्टीपल डिक्लेरेशन एक और चीज़ जो बहुत प्रॉब्लम होती है, इनिशियली जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो मल्टीपल डिक्लेरेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट में, बट वो रन नहीं करती। क्यों नहीं रन करती? क्योंकि उन्होंने सेमीकोलन नहीं लगाया होता है। तो सेमीकोलन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो आपका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। आप सॉरी, अगर आपने ऊपर से सेमीकोलन नहीं लगाया है तो इसके एंड में, इसके नीचे तक के जितने भी आपने डिक्लेरेशन करे होंगे वो सब रन नहीं करेंगे। आप ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो हालांकि मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कुछ मैंने टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं रीड कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी समझ में आ जाता है। द सेलेक्टर पॉइंट टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, ठीक है। सेलेक्टर क्या होता है? सेलेक्टर HTML का वो पॉइंट होता है, वो चीज होती है HTML एलिमेंट जो आप जिसको स्टाइलिंग करना चाहते हो। जिस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को आप स्टाइलिंग करना चाहते हो वो आपका सेलेक्टर कहलाता है। सेलेक्टर कैन बी H1, सेलेक्टर कैन बी P पैराग्राफ, सेलेक्टर कैन बी एनी ID, सेलेक्टर कैन बी एनी क्लास, कुछ भी हो सकता है सेलेक्टर, ठीक है। सेलेक्टर कैन बी इमेज, ठीक है। तो जितने भी टैग्स होते हैं बेसिकली आपके वो सेलेक्टर्स हो सकते हैं। अब बात आती है डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन एंड मोर डिक्लेरेशन सेपरेट बाय कॉमा। जैसे कि हमने आपको बताया ही है, अगर आप मल्टीपल डिक्लेरेशन करते हो, मतलब कि अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो और तो आपको उसको सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने अप्लाई करी है दो प्रॉपर्टी अप्लाई करने से मैंने क्या किया, सपोज मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है तो अभी हमने फॉन्ट साइज दिया है, तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर के बाद हमने सेमीकोलन लगाया। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो मेरा जो फॉन्ट साइज वाली प्रॉपर्टी वो अप्लाई नहीं होगी। अगर ठीक है, तो ये सब चीजें आपको कंसिडर करना है। इसके बाद वाले जितने भी डिक्लेरेशन होते हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है। अगर आप चाहते हो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट आए तो आपको ये चीज करना पड़ेगी, ये मस्ट है, सेमीकोलन लगाना मस्ट है, ओके। Each declaration includes CSS property name and a value separated by colon, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी एज वेल एज वैल्यू के बीच में आपका जो सेपरेशन होना चाहिए बाय ए कोलन से सेपरेशन होना चाहिए। डबल ऊपर नीचे डॉट होता है उसको कोलन कहते हैं, उससे आपका सेपरेशन होना मस्ट है, अदरवाइज उसमें भी क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है। कुछ यही प्रॉब्लम्स हैं जो बिगनर्स लोग करते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए और चीज। और आपका क्या मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन डिक्लेरेशन ब्लॉक आर सराउंडिंग बाय कलरी ब्रेसेस। कलरी ब्रेसेस के अंदर मल्टीपल डिक्लेरेशन, जितना भी आप डिक्लेरेशन करोगे ये आपका क्या होना चाहिए, कलरी ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पर। प्रैक्टिकली आपको बता देते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं अगर हम प्रॉपर सिंटेक्स नहीं लिखते हैं। आपको जैसे कि मेरी स्क्रीन दिख रही होगी नोटपैड प्लस की, चलिए मैं इसमें अप्लाई करके देखता हूँ। देखिए मैंने दो पैराग्राफ एलिमेंट मैंने बनाए हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा दो पैराग्राफ। चलिए इसको हम कुछ स्टाइलिंग कर देखते हैं। हम स्टाइलिंग आज हम जो स्टाइलिंग करेंगे वो हम लोग इंटरनल करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया है कि इंटरनल कैसे करते हैं, हेड के ऊपर करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टाइल टैग लिखेंगे। मैंने टैग लिखा, फिर मैंने क्लोजिंग टैग लिखा स्टाइल का, ठीक है, क्लोजिंग टैग लिखा मैंने स्टाइल का, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने क्लोजिंग टैग लिखा। फिर हम सेलेक्टर करेंगे। सेलेक्टर मतलब कि हम कौन से एलिमेंट के HTML एलिमेंट को इफेक्ट करना चाहते हैं। सपोज हम P को, हमने पैराग्राफ एलिमेंट यूज किया है तो हम P एलिमेंट में प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, P को एज अ सेलेक्टर बना के, तो हम लोग P लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड स्पेस बार इंटर करेंगे, वैल्यू नीचे आएंगे, स्पेस करेंगे एंड क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। पहले हम देते हैं बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू देने के बाद हम क्या लिखेंगे, कोलन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोलन। सपोज हमें इसको बैकग्राउंड कलर देना है ब्लैक या ब्लू देना है, कुछ भी, चलिए ब्लैक देते हैं। पहले मैंने ब्लैक दे दिया और आप यहाँ वैल्यू भी दे सकते हो, RGB वैल्यू भी दे सकते हो, हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकते हैं, हम नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। तीनों चीजों से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने दिया और सेव किया। अब हम रेंडर पर आते हैं, रेंडरिंग करते हैं, देखते हैं अपने चैनल पे। तो आप देख रहे हो ब्लैक हो गया, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, हालांकि टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्यों नहीं दिख रहा है, उसका रीजन ये है क्योंकि हमारा टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है। चलिए उसको भी हम लोग व्हाइट कर लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी से। जैसे कि आपने देखा अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तब हम दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो
उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सेमी कोलन लगाएंगे। कोलन लगा देंगे तो हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कलर, एक प्रॉपर्टी होती है कलर, इससे क्या होता है टेक्स्ट का कलर आप कर सकते हो। फिर हमने कोलन लगाया, फिर हमने व्हाइट करा, एक कोलन लगा दिया, सेमी कोलन लगा दिया, ठीक है। एंड रेंडर करते हैं तो आप देख सकते हो कि आपका टेक्स्ट दिख रहा है, आपका टेक्स्ट दिख रहा है। एक और टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो तो एक और प्रॉपर्टी होती है। हालांकि ये प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डीपली वीडियो बनाएंगे, हर एक वीडियो बनाएंगे। हालांकि जो मुझे वीडियो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फॉन्ट फैमिली एक होती है, फॉन्ट फैमिली मैंने लिख दिया एरियल, ठीक है, एंड कोलन लगा दिया। फिर आप देखोगे फॉन्ट भी आपका चेंज हो गया, ठीक है। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, पैडिंग मैंने अप्लाई करी, पैडिंग लिख दी 20 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग, पैडिंग क्या करता है, स्पेस क्रिएट कर देता है। देख रहे हो आप, आपके टेक्स्ट और ब्लॉक के बिटवीन जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस दिख रहा है इसको क्रिएट कर देता है पैडिंग की हेल्प से, ठीक है। पैडिंग के बाद हम लोग एक टेक्स्ट अलाइनमेंट की एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, हम लोग कर देंगे सेंटर, ठीक है, सेंटर। आप देख सकते हो हर एक डिक्लेरेशन करने के बाद मैंने सेमीकोलन लगाया है, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है। सेमीकोलन लगाना मस्ट है। और इसको मैं रेंडर करता हूं और आप देख सकते हो रिजल्ट सेंटर में आ गया है, ठीक है। तो ऐसे आप सिलेक्ट करके आप CSS अप्लाई कर सकते हैं। अब सेमीकोलन नहीं लगाने का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैंने पैडिंग, जैसे हमने टेक्स्ट अलाइन में हमने सपोज पैडिंग में नहीं लगाई, पैडिंग में हटा दिया, पैडिंग में मैंने हटा दिया, नहीं लगाया, और मैंने अपडेट कर दिया, सेव कर दिया, और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं आके, तो आप देखोगे पैडिंग वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी चली गई, और पैडिंग के नीचे जो प्रॉपर्टी थी वो भी चली गई। आप देखो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी भी चली गई। पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर में था, बट अब वो नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हो टेक्स्ट भी, अलाइनमेंट भी उसका हट गया है, और पैडिंग भी प्रॉपर्टी हट गई। क्यों हो गई? जस्ट बिकॉज ऑफ द सेमीकोलन। सेमीकोलन से आप देख सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। फिर हम इसको अंडू कर देते हैं, सेव कर देते हैं। पहले प्रॉपर्टी मेरी ऐसे थी, ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। सपोज मान लो हमने यहाँ पर सेमीकोलन हटा दिया और सेव कर दिया। फॉन्ट फैमिली में जो हमने एरियल प्रॉपर्टी अप्लाई करी है वहां से हटा देते हैं एंड सेव कर देते हैं। तो आप देखोगे पैडिंग भी हट गई है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी से मैं अप्लाई हुई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर अप्लाई हुई है, पैडिंग भी हट गई है, उसके नीचे वाली प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हुई, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो। अगर आप सपोज अगर आप यहां से हटा देते हो ब्लैक बैकग्राउंड कलर ही प्रॉपर्टी हटा देते हो, तो आप देखो क्या होगा, सेव करते हो, देखो तो आप देखोगे टेक्स्ट अलाइन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और इवन पैडिंग भी अप्लाई हो रही है, बट बैकग्राउंड कलर नहीं अप्लाई हो रहा है, और बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं हो रहा और सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, कभी कुछ कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, कभी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्पष्ट यही करना है कि आपको सेमीकोलन लगाना भूलना नहीं है। सेमीकोलन लगाना अगर भूलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बस इतनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी कुछ सिंटैक्स के बारे में समझ में आया होगा, CSS का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। जाते जाते एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्लोज कर्ली ब्रेसेट नहीं लगाया है, ठीक है। उसके बाद इसको आप थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अंदर अप्लाई करेंगे तो उससे पता चलेगा कि हाँ ये चीज है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो हर चीज प्रॉपर होना चाहिए। हेड आप देख सकते हो, हेड के अंदर होना चाहिए, बॉडी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। पी टैग आपको, जैसे पी एलिमेंट मैंने यूज किया है, पी टैग यूज किया है, तो आप देख सकते हो बॉडी के अंदर है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कोडिंग में काफी प्रॉब्लम्स होती है, ये प्रोफेशनल तरीका कहलाता है। तब आप बिगनर्स होते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो, हर चीज लेफ्ट अलाइन कर दोगे या राइट अलाइन कर दोगे एक के ऊपर एक, तो ये प्रॉब्लम होती है। कोड आपको हमेशा ऐसे लिखना है कि वो इजिली आप खुद भी पढ़ सको, दूसरा भी पढ़ सके। तब आप 6 महीने बाद भी वो कोड को देखो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ कोड में क्या लिखा है, ठीक है। तो ये सब चीजें होना जरूरी है, ठीक है। बस इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कमेंट करना, कोई और चीज पूछना हो और आप शेयर करो मेरे वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।